हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विंध्या एजुकेशन में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, आज हम लोग शुरुआत करेंगे जो 9th क्लास का एनसीईआरटी जो साइंस का है उसका पहला चैप्टर हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो पहले चैप्टर का नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो पहले चैप्टर का नाम है हमारे आसपास के पदार्थ, यानी मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। तो हमारे आसपास कौन कौन से पदार्थ होते हैं उनके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, इस चैप्टर में बहुत कुछ बताया गया है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो देखिए क्या कर रहा है। अपने चारों ओर नज़र दौड़ाने पर हम विभिन्न प्रकार की वस्तुएं नज़र आती है। देखिए, जब हम अपने चारों ओर देखते हैं तो हमें विभिन्न प्रकार की वस्तुएं नज़र आती हैं, जिनका आकार, आकृति और बनावट अलग अलग होता है। ठीक है, कह रहे कि हम जो भी वस्तुएं देखते हैं उनकी आकृति और आकार और बनावट अलग अलग होता है। इस विश्व में कह रहे कि इस विश्व में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी होती है उसे वैज्ञानिकों ने पदार्थ का नाम दिया है। अब देखिए, कह रहे हैं कि वैज्ञानिकों ने पदार्थ का नाम किसे दिया है, तो कोई भी वस्तु जिस सामग्री से बनी होती है उसी को पदार्थ नाम दिया गया है। कह रहे कि जिस हवा में हम सांस लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे देखिए, कह रहे कि जिस हवा में हम सांस लेते हैं और जो भोजन खाते हैं, पत्थर, बादल, तारे, पौधे, पशु, पक्षी, यहाँ तक कि पानी की एक बूंद या रेत के कण, ये भी क्या है, सभी पदार्थ है। देखिए, हमारे आसपास जो भी दिखाई देते हैं वो सब कुछ क्या है, पदार्थ हैं। चाहे वो पत्थर है, चाहे वो बादल है, तारे हैं, पौधे, पशु, जो कुछ भी है, यहाँ तक कि पानी की बूंद भी और रेत का एक कण भी, ये सभी क्या है, पदार्थ है, यानी ये मैटर है। ठीक है, ध्यान देने योग्य बात यह भी है कि ऊपर लिखी हुई सभी वस्तुओं का द्रव्यमान और ये कुछ क्या स्थान घेरती है, यानी आयतन होता है इनका। ठीक है, करे कि ऊपर जो कुछ भी यहाँ लिखा हुआ है, जैसे बादल हो गए, तारे हो गए, पशु पक्षी, पत्थर, ये सारे क्या करते हैं, स्थान घेरते हैं, यानी इनका आयतन होता है। ठीक है, तो पदार्थ की एक और विशेषता क्या है कि एक तरह से स्थान घेरते हैं। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पैराग्राफ में देखिए क्या कह रहा है। कह रहे कि प्राचीन काल से ही मनुष्य अपने आसपास के को समझने का प्रयास करता रहा है। कह रहे कि ये वर्तमान काल की ही बात नहीं है, प्राचीन काल से ही मनुष्य अपने आसपास की चीज़ों को समझने का प्रयास करता रहा है। भारत के प्राचीन दार्शनिकों ने पदार्थ को 5 मूल तत्वों में वर्गीकृत किया है। अब जो भारत के प्राचीन दार्शनिक हैं उन्होंने पदार्थ को कितने तत्वों में वर्गीकृत किया है, तो 5, जिसे पंच तत्व, जिसे क्या कहा गया है, पंच तत्व कहा गया है। ये पंच तत्व आखिर में क्या क्या है, तो देखिए, आप लोग सुने भी होंगे कि पांच तत्व होते हैं जिससे कोई भी मतलब संसार की रचना इससे मानी जाती है कि इन सारे चीज़ों से मिलकर पूरे संसार चलता है। ठीक है, तो वही कह रहे हैं कि वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश, ये 5 चीज़ों के वजह से पदार्थ बनते हैं। चाहे कोई भी वस्तु का अस्तित्व इन्हीं पांचों की वजह से है। इसीलिए कह रहे हैं कि ये पंच तत्व हैं, वायु, पृथ्वी, अग्नि और जल और आकाश। करे कि उनके अनुसार इन्हीं पंच तत्वों से सभी वस्तुएं बनी हैं, चाहे वो सजीव हो या निर्जीव। देखिए, करे कि संसार में कोई भी वस्तु है उनका निर्माण इन्हीं पांचों चीज़ों से हुआ है, चाहे वो सजीव हो चाहे वो निर्जीव हो। करे कि उस समय के यूनानी दार्शनिकों ने भी पदार्थ को इसी प्रकार वर्गीकृत किया। केवल ये प्राचीन भारत के दार्शनिक ही नहीं, जो यूनानी दार्शनिक हैं वो भी इन चीज़ों को स्वीकार किए हैं। कह रहे कि आधुनिक वैज्ञानिकों ने पदार्थ को भौतिक गुणधर्म एवं रासायनिक प्रकृति के आधार पर 2 भागों में वर्गीकृत किया है। अब देखिए क्या कह रहे कि जो आधुनिक वैज्ञानिक हैं उन्होंने पदार्थ को 2 रूपों में बांटा है, एक तो भौतिक गुणधर्म और दूसरा रासायनिक प्रकृति के आधार। तो चलिए हम देखेंगे आगे कि ये दोनों चीज़ क्या होता है। देखिए, यहाँ दिया है कि इस अध्याय में, यहाँ पे आप देख सकते हैं, कह रहे कि इस अध्याय में हम भौतिक गुणों के आधार पर पदार्थ के बारे में ज्ञान अर्जित करेंगे। पदार्थ के रासायनिक पहलुओं को आगे के अध्याय में पढ़ेंगे। तो कह रहे कि ये जो पहला चैप्टर है इसमें हम पदार्थ के भौतिक गुण को देखेंगे और जो नेक्स्ट चैप्टर होगा उसमें हम पदार्थ के रासायनिक पहलुओं के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, यहाँ देखिए क्या दिया है। कह रहे कि पदार्थ
कि यहाँ भौतिक स्वरूप देखना है हम लोग को, ठीक है, कि पदार्थ के भौतिक स्वरूप क्या हैं। तो करें कि पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। देखिए आप दुनिया की कोई भी वस्तु उठा लीजिए, कोई भी छोटा से छोटा बड़ा से बड़ा चीज़, वो कहीं ना कहीं कणों से ही मिलकर बना होता है। और पदार्थ का सबसे जो छोटा कण है उसको परमाणु बोलते हैं, ठीक है। तो वही कह रहा है कि पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। कुछ समय तक पदार्थ की प्रकृति के बारे में दो विचारधाराएं प्रचलित थी। कह रहे कि जो भी पदार्थ हैं उनके प्रकृति के बारे में दो विचारधाराएं प्रचलित थी। अब कौन कौन सी ये विचारधारा है? पहला कह रहे कि एक विचारधारा यह मानना था कि पदार्थ लकड़ी के टुकड़ों की तरह सतत होते हैं, परंतु अन्य विचारधारा का मानना था कि पदार्थ रेत की तरह कणों से मिलकर बने हैं। देखिए पहले विचारधारा में ये था कि जो लकड़ी के टुकड़े की तरह सतत सतत मतलब कंटिन्यू लगातार होते हैं जो पदार्थ होते हैं, लेकिन दूसरा विचारधारा है कि पदार्थ जो है वो रेत की तरह छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, ठीक है। तो देखिए लकड़ी वालों में कण का जो मान्यता था उतना ज़्यादा नहीं था जितना माना गया है कि जो कोई भी पदार्थ होता है, जैसे रेत का एक एक कण होता है वैसे ही पदार्थ का भी एक एक कण होता है, उनसे मिलकर बने हैं। आइए एक क्रियाकलाप के द्वारा पदार्थों के स्वरूप के बारे में यह निर्णय करते हैं। कह रहे हैं यहाँ पर एक क्रियाकलाप दिया है आपको। कह रहे कि आप 100 ml का बीकर लें और इस बीकर को जल से आधा भरकर जल के स्तर पर क्या करें, निशान लगा दें। कह रहे कि आपको एक बीकर लेना है 100 ml का और उस बीकर को जल से आधा भर देना है और उस पर निशान लगा देना है। फिर आगे कह रहे कि दिए गए नमक या शर्करा को कांच की छड़ की मदद से जल में घोल लें। क्या कह रहा है कि उस जो आप बीकर लिए हैं 100 ml का, उसमें आप नमक या शर्करा को एक छड़ की मदद से घोल दीजिए। जल के स्तर में आए बदलाव पर ध्यान दीजिए। आपके अनुसार नमक या शर्करा का क्या हुआ, ये कहाँ गायब हो गए? क्या जल के स्तर में कोई बदलाव आया? तो क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि आपको एक क्रियाकलाप करने के लिए कह रहे हैं कि एक बीकर में आप आधा पानी लीजिए, आधा बीकर, और उसमें आप नमक या चीनी घोल दीजिए और उसके बाद आप अंदाज़ा लगाइए कि क्या उस जल का स्तर बढ़ा है कि कम हुआ है, कि उसके में कोई बदलाव आया है, आखिर में वो नमक या शक्कर कहाँ गायब हो गया। तो ये आप क्रियाकलाप जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो कह रहा है कि इस प्रश्नों का उत्तर पाने के लिए हमें इस विचार को स्वीकार करना होगा कि हम सभी पदार्थ के कणों से करें कि इस प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए हमें इस विचार को स्वीकारना होगा कि सभी पदार्थ कणों से बने हैं। उपरोक्त क्रियाकलाप में चम्मच में रखी गई नमक या शर्करा अब पूरे पानी में घुल गई है, जैसा चित्र 1.1 में दर्शाया गया है, ठीक है। देखिए यहाँ चित्र दिया गया है। तो यहाँ बीकर में पानी लिया गया है और इसमें नमक या चीनी इसमें मिलाया गया चम्मच के द्वारा, और नमक को हिलाने के बाद यहाँ जल और नमक आपस में क्या हो गए, घुल गए हैं। तो वही कह रहा है कि जब हम जल में नमक घोलते हैं तो नमक के कण जल के कणों के बीच रिक्त स्थानों में क्या हो जाते हैं, समावेशित। देखिए आप एक बार पानी में नमक को घोल दीजिएगा तो उसमें आपको दिखाई नहीं देगा कि नमक कहाँ गया। तो वही बात कह रहा है कि इसमें कण विलीन हो गए हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्या कह रहा है कि पदार्थ के कण, ये जो पदार्थ के ये कण है कितने छोटे होते हैं। तो यहाँ एक और क्रियाकलाप दिया है, आप देख सकते हैं। करें कि पोटेशियम परमानेंट के 2 या 3 क्रिस्टल को 100 ml पानी में घोल दें। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो पोटेशियम परमानेंट के 2 या 3 क्रिस्टल को 100 ml पानी में घोलने के लिए बोल रहा है। और इस घोल में लगभग करें कि इस घोल में लगभग 100 ml, इस घोल में से लगभग 10 ml घोल निकालकर उसे 90 ml जल में मिला दें। देखिए क्या करें यहाँ पर कि 100 ml का पहले पानी में घोल लें पोटेशियम परमानेंट को, और उसके बाद कह रहे हैं कि इस घोल में से लगभग 10 ml आप घोल क्या कीजिए, निकाल लीजिए और उसे 90 ml जल में मिला दें। फिर इस उपरोक्त घोल में से 10 ml निकालकर उसे भी 90 ml जल में मिला दें। इस प्रकार इस घोल को 5 से 8 बार तक तनुकृत करते रहें। क्या अब भी क्या है, जल रंगीन है?
तो यहाँ से कुछ क्रियाकलाप दिया है और कह रहा है कि प्रत्येक में से आपको 10 ml निकाल कर और 90 ml जल में मिला देना है और 5 से 8 बार ऐसा करना है। तो कह रहे कि क्या अब इसके रंग में प्रभाव पड़ेगा? तो देखिए इसके रंग में बिल्कुल प्रभाव पड़ेगा। देखिए जब पहला वाला घोल में देखिएगा तो इसका कलर जो है थोड़ा डार्क है, उसके बाद वाला में देखिएगा तो कलर इससे थोड़ा कम हुआ है। फिर इससे 10 ml निकाल कर 90 ml में मिलाएंगे, फिर इसका कलर थोड़ा कम हुआ है और लास्ट वाला में देख सकते हैं इसका कलर इसके तुलना में बहुत कम हो गया है। तो देखिए इसका भी प्रभाव पड़ रहा है। तो कह रहे कि अनुमान लगाइए कि पदार्थ के कण कितने छोटे होते हैं। प्रत्येक बार तनुकृत करने पर घोल का रंग हल्का हो जाता है, फिर भी पानी रंगीन नज़र आता है। ठीक है, कह रहे कि इनकी थोड़ी थोड़ी मात्रा हम और जल में मिला रहे हैं तो इसका रंग क्या हो जा रहा है? हल्का हो जा रहा है, लेकिन फिर भी क्या नज़र आ रहा है? रंगीन नज़र आ रहा है। इसी से अनुमान लगा लीजिए कि पदार्थ के कण कितने छोटे होते हैं। ठीक है, तो ये सारे क्रियाकलाप यहाँ पर दिया है। आप दोनों क्रियाकलाप को ज़रूर ध्यान में देखिएगा। जो पहले यहाँ पर दिया है कि कैसे नमक या चीनी को पानी में मिलाने पर वो कैसे घुल जाता है, और दूसरा कि थोड़े थोड़े जो कलर का मात्रा हम ज़्यादा पानी में मिक्स कर रहे हैं, फिर उस पानी की मात्रा अलग पानी में अलग जल में मिक्स करें तो उसका रंग हल्का हो रहा है। तो ये दोनों क्रियाकलाप को आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या दिया है, कह रहा है यहाँ पर कि यहाँ पे देखिए कह रहे कि यह प्रयोग दर्शाता है कि पोटेशियम परमैंगनेट के बहुत थोड़े से क्रिस्टलों से पानी की बहुत अधिक मात्रा यानी 1000 ml भी रंगीन हो जाती है। इससे हमें यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि पोटेशियम परमैंगनेट के केवल एक क्रिस्टल में कई सूक्ष्म कण होंगे। देखिए वही कह रहा है कि अगर पोटेशियम जो परमानेंट है उसके थोड़े से क्रिस्टल से पानी क्या हो जाता है, बहुत मात्रा में भी रंगीन हो जाता है। पानी की बहुत अधिक मात्रा भी रंगीन हो जाता है अगर हम थोड़े से भी कलर को अगर सादे पानी में मिलाते हैं। तो कह रहे हैं कि इससे हमें यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं हम कि पोटेशियम परमानेंट के केवल एक क्रिस्टल में कई सूक्ष्म कण होंगे। इसीलिए तो वो क्या कर दे रहा है, पानी को रंगीन कर दे रहा है। ये कण छोटे छोटे कणों में विभाजित होते हैं। तो कह रहे कि कण कितना छोटा हो सकता है इसका हम लोग अनुमान भी नहीं लगा सकते हैं। वही बात कर रहे हैं कि ये कण छोटे छोटे कणों में विभाजित होते हैं, इसीलिए तो वो 10 ml जो पोटेशियम परमानेंट है उसको अगर 90 ml पानी में भी मिलाया जा रहा है तो उसमें कलर आ जा रहा है। ठीक है, कह रहे कि अंततः इस स्थिति में ये कण और छोटे भागों में विभाजित नहीं किए जा सकते हैं। क्या करें कि एक स्थिति में ये कण और छोटे भागों में विभाजित नहीं किए जा सकते हैं। पोटेशियम परमानेंट की जगह यहाँ पे कह रहे हैं कि पोटेशियम परमानेंट की जगह 2 ml डेटॉल से भी हम ये क्रियाकलाप कर सकते हैं। आप लोग तो डेटॉल हमेशा यूज करते होंगे तो आपको पता होगा कि देखिए क्या कह रहा है कि लगातार तनुकृत होने पर भी उसकी महक हमें मिलती रहती है। आप डेटॉल को एक बाल्टी पानी में उसके 2 बूंद को डालिए, देखिए उसका आपको स्मेल महक उसका महसूस होगा कि हाँ इस पानी में हमने डेटॉल मिलाया है। तो सोचिए उसका थोड़ा सा बूंद भी कितना ज़्यादा स्मेल कर सकता है। ये भी कहीं ना कहीं उस पदार्थ के कणों के माध्यम से ही पॉसिबल है। करें कि पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं, इतने छोटे कि जितना हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो कह रहे हैं कि कोई पदार्थ इतने छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है जिसे हम नग्न आँखों से देखना भी क्या है, पॉसिबल नहीं है। और ये कह रहे हैं कि इतना छोटा होता है कि हम जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। लगभग आप लाख पदार्थ के कण एक के ऊपर एक रखिएगा तो केवल एक कागज के समान ही वो मोटा होता है। तो इसी से अनुमान लगा सकते हैं। ठीक है, तो आगे यहाँ पर दिया है कि पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणी गुण। तो यहाँ हमें पदार्थ के कणों के गुण को देखना है और पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। अब यहाँ एक और चीज़ दिया है कि जो भी पदार्थ होते हैं उनके बीच रिक्त स्थान होता है। यहाँ पे देखिए क्या दिया है, करे कि क्रियाकलाप 1.1 और 1.2 में नमक, शर्करा और डेटॉल या पोटेशियम परमानेंट के कण समान रूप से पानी में क्या हो गए, वितरित हो गए। नमक हो गया, शर्करा हो गया, चाहे डेटॉल हो गया, चाहे पोटेशियम परमानेंट हो गया, ये कण पानी में आसानी से क्या हो जाते हैं, घुल जाते हैं, वितरित हो जाते हैं। इसी प्रकार जब हम चाय, कॉफ़ी या नींबू बनाते हैं तो एक कण
पदार्थ के कण दूसरे पदार्थ के कणों के रिक्त स्थानों में क्या हो जाते हैं, समावेशित हो जाते हैं। कर इसी प्रकार जब हम चाय या कॉफ़ी या नींबू पानी बनाते हैं तो जो एक पदार्थ होता है, वो पदार्थ के कण होते हैं, वो दूसरे पदार्थ के कणों के रिक्त स्थानों में क्या हो जाते हैं, समावेशित। अगर वे समावेशित नहीं होंगे तो घुल ही नहीं पाएंगे। जैसे आप पानी में रेत मिलाइएगा तो उसके वो रेत कभी भी घुल पाएगा, बिल्कुल नहीं। लेकिन वही अगर चीनी, कॉफ़ी, चाय ये सब हम देखते हैं तो इसमें अगर कुछ भी हम मिलाते हैं, नमक हो गया, चीनी हो गया, ये सब पानी में मिलाएंगे तो ये घुल जाएगा। ठीक है, वही बात कर रहे हैं कि ये जो पदार्थों में जो कण का रिक्त स्थान होता है इसमें ये समाहित हो जाते हैं। यह दर्शाता है कि पदार्थ के कणों के बीच पर्याप्त रिक्त स्थान होता है। अगर देखिए पानी के कण में अगर रिक्त स्थान नहीं होता तो क्या उसमें चीनी घुल पाता, या फिर नमक घुल पाता, या फिर कोई भी चीज़ घुल पाता, नहीं। अब देखिए उसमें अगर आप रेत को मिलाना चाहेंगे तो पानी में मिक्स नहीं हो सकता है। तो ये भी कंडीशन है कि उसमें हम कौन सा विलेय पदार्थ मिला रहे हैं कि वो घुल सकता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। तो ये कह रहा है इस पैराग्राफ में यही कहना चाहता है कि पदार्थ जो भी होता है, जैसे जल ही का एग्जाम्पल ले लीजिए तो जल के जो कण है उसमें रिक्त स्थान है, इसीलिए और चीज़ उसमें क्या हो पा रहे हैं, घुल पा रहे हैं। अगर उसमें रिक्त स्थान नहीं होता तो घुल नहीं पाते। ठीक है, अगर आप तेल में चाहिएगा कि कोई चीज़ घुल जाए, चाहे पानी घुल जाए, तो वो पॉसिबल नहीं होता है। तो आगे यहाँ दिया है कि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। तो एक और क्रियाकलाप यहाँ पर दिया है, आप देख सकते हैं कि अपनी कक्षा के किसी कोने में एक बुझी हुई अगरबत्ती रख दें। कह रहा है कि क्या पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। इसको जानने के लिए आप क्या कीजिए कि आप कक्षा के किसी कोने में एक बुझी हुई यानी बुता हुआ, नहीं जल रहा अगरबत्ती रख दें। इसकी सुगंध लेने के लिए आपको इसके कितने समीप जाना पड़ता है। आप अगरबत्ती जला दें, करें कि अब अगरबत्ती जला दें, क्या होता है, क्या दूर से ही आपको सुगंध मिलती है। अपने प्रक्षेपण को नोट करें। तो देखिए ये कैसे कर रहे हैं कि पदार्थ के जो कण होते हैं वो गति करते हैं कि नहीं। अगर आप बुझा हुआ अगरबत्ती लेंगे तो क्या उसकी महक आएगी, और क्या उसकी महक दूर तक जाएगी, तो बिल्कुल नहीं। वही करें कि अब आप अगरबत्ती को जला दें, देखिए क्या होता है, जो उसकी सुगंध होगी वो आपके दूर से ही आपको महसूस होगी। आप जितना पास जाएंगे वो सुगंध उतनी ही तेज महसूस होगी। यानी पदार्थ क्या करते हैं, गति करते हैं, चाहे वो विसरण के माध्यम से, हवा के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। जैसे आप इसका एग्जांपल ऐसे लिख सकते हैं कि जैसे भोजन बनता है तो कितना दूर तक महक होता है, क्योंकि वो विसरण के माध्यम से हमको उसका स्मेल या सुगंध महसूस होता है। कोई भी अच्छा या बुरा चीज़ हो गया तो उसको हम पदार्थ के कण गति करते हैं, इसी माध्यम से महसूस कर पाते हैं। ठीक है, अब यहाँ एक और क्रियाकलाप दिया है कि जल से भरे 2 गिलास या 2 बीकर लें। करें यहाँ पर कि आप जल से भरे 2 गिलास लें या 2 बीकर लें। पहले बीकर के एक सिरे पर सावधानी से एक बूंद लाल या नीली स्याही डाल दें और दूसरे में शहद डाल दें। कह रहे हैं कि आपको जल से भरे 2 गिलास लेना है या 2 बीकर लेना है। कह रहे कि दूसरे में शहद डाल दें। अब देखिए कह रहे कि बीकर के एक सिरे पर सावधानी से एक बूंद लाल स्याही डाल दें या नीली स्याही डाल दें और दूसरे में क्या कर दें, शहद डाल दें। आपको अपने घर में या कक्षा में एक कोने में क्या करें, इसको रख दें। करें कि जो आप 2 बीकर या 2 गिलास लिए हैं, एक में आप क्या कीजिए कि जो लाल स्याही है उसको डाल दीजिए 1 बूंद और दूसरे में आप शहद डाल दीजिए। और कह रहे हैं कि कक्षा या अपने घर के एक कोने में रख दें और अपने प्रक्षेपण को नोट करने के लिए कह रहे हैं। देखिए क्या कर रहे हैं, कह रहे हैं कि स्याही के बूंद डालने के तुरंत बाद आपने क्या देखा, शहद की बूंद डालने के बाद आपने क्या देखा। दोनों क्वेश्चन आप लोग से कर रहे हैं कि अगर आप क्रियाकलाप कर रहे हैं तो आप इसका क्या प्रभाव देख रहे हैं। स्याही का रंग पूरे जल में एक समान रूप से फैलने में कितने दिन या कितने घंटे लगे। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हैं कह रहे हैं कि स्याही को फैलने में कितना देर या कितना समय लगा होगा। और यहाँ पे 2 चीज़ों का एग्जांपल दिया है, एक में तो आपको शहद डालने के लिए बोला है, दूसरा में स्याही। तो आप नोट करेंगे इसके माध्यम से जो स्याही होगा वो जल्दी घुल जाएगा शहद के तुलना में। ठीक है, तो इसी अंतर को देखने के लिए आपको क्रियाकलाप बोला है। और नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ देखेंगे कि पदार्थ के कण कैसे निरंतर गतिशील करते हैं, निरंतर मतलब लगातार, और कैसे कैसे ये एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं और इनका क्या क्या प्रभाव कैसे पड़ता है। ठीक है, तो चलिए